Hello friend, our new topic is set of zeros. बेटा what is the set of zeros? Set of zeros एक्चुअली होता क्या है? तो बहुत सिंपल टर्म है बेटा. सेट ऑफ जीरोस वर्ड नया है बट इसका कंसेप्ट जो है वो पुराना ही है. समझो, सपोज वी हैव वन फंक्शन f of x इक्वल टू 0, राइट. तो बेटे ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन की वैल्यू 0 कब होने वाली है वो मुझे फाइंड करना है. अब फंक्शन की वैल्यू 0 कब होती है मालूम है? जब उसके साथ जुड़ा हुआ वेरिएबल 0 होता है ना, तभी फंक्शन की वैल्यू 0 होती है. समझो, ये x की वैल्यू, राइट, हम ऐसी कौन सी ले तो 0 आंसर आना चाहिए. अब एफ दैट इज फंक्शन, यहाँ पे अननोन फंक्शन है तो वैल्यू 0 कौन सी हो सकती है हमें पता नहीं चलेगा, राइट. बट समझो, अब यहाँ पे थोड़ा माइनर चेंज कर लिया मैंने कि सपोज साइन एक्स इक्वल टू 0. समझो बेटा यहाँ पे कि साइन एक्स इक्वल टू 0. अब साइन एक्स की वैल्यू 0 कब होने वाली है तो आपका सिंपल आंसर आ जाएगा, सर x इक्वल टू 0. यू आर राइट, x इक्वल टू 0. ओके ना. तो साइन एक्स इक्वल क्या होने वाला है 0. क्लियर? ओके. अब सोचो, सिर्फ x के लिए ही साइन 0 होगा. सोचो आप, सिर्फ x के लिए साइन 0 होगा. अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यूनिट सर्कल का स्टडी करना चाहिए. जो यूनिट सर्कल का आप स्टडी करोगे तो पता चल जाएगा कि ये हमारा यूनिट सर्कल है A10 और A' माइनस 10. बेटा साइन रिलेटेड है y के साथ, तो साइन x इक्वल टू y और y की वैल्यू 0 कहां पे हो रही है तो y की वैल्यू 0 हो रही है a और a' पे. समझ में आ रहा है? तो a और a' पे जितने भी एंगल आएंगे, वो सारी वैल्यू के लिए इट्स ऑल फॉर दिस वैल्यू साइन x की वैल्यू क्या होने वाली है 0 होने वाली है. इज दैट क्लियर? साइन x की वैल्यू 0 कहां पे होने वाली है तो साइन x की वैल्यू 0 तब होने वाली है जब पॉइंट a या a' के एंगल आप लोगे. तो a और a' पे कौन कौन से एंगल होते हैं तो बच्चा जानता है कि यहाँ पे होता है 0, 2 पाई डैश 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 मीन्स ऑल इवन पाई. यहाँ पे ऑल ऑड पाई. दैट मीन्स हमें तो 0 की वैल्यू फाइंड करनी है ना. दैट मीन्स अगर x की वैल्यू या थीटा की वैल्यू हम 0, पाई, 2 पाई, 4 पाई, 3 पाई, 4 पाई, अगर कोई भी वैल्यू हम लेंगे x की तो साइन x क्या होने वाला है 0. इट इज क्लियर? साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, विच एवर वैल्यू हम लो साइन 0, राइट. तो बेटा यहाँ पे a 0 हो रहा है. अब हर बार तो ऐसा होने सकता ना कि हम सब वैल्यू लिखे, नो इट इज नॉट पॉसिबल. तो हम इसका जनरल फॉर्म लिख रहे हैं, तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है n पाई. तो n पाई हो जाएगा. अब n बिलोंग्स टू क्या हो सकता है z या n, तो बट ओबियस है z यार. क्यों भाई? तो वी नो वेरी वेल ना यार, यूनिट सर्कल क्लॉकवाइज भी मोशन में आता है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन में भी आता है. तो पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, एंड दैट्स व्हाई हम यहाँ पे n बिलोंग्स टू z ले रहे हैं. तो साइन x इक्वल टू 0 तब होने वाला है, तो साइन x इक्वल टू 0 तब होने वाला है जब x की वैल्यू n पाई होगी. दैट मीन्स इट इज द सेट ऑफ द 0. ये आपका सेट ऑफ जीरोस हो गया, राइट. दैट मीन्स फॉर साइन x इक्वल टू 0 सेट ऑफ जीरोस क्या होने वाला है बच्चों n पाई सच दैट n बिलोंग्स टू z. इट इज द सेट ऑफ जीरोस. दैट मीन्स जब साइन x की वैल्यू 0 होती है तब ये श्योर है कि x की वैल्यू n पाई ही होगी, n पाई ही होगी, ये श्योर है. इज इट क्लियर? अब ये बात क्या कौन सी की हमने साइन x की. अब बेटा दूसरा फॉर्मेट cos x. अब cos x के लिए क्या होने वाला है तो बच्चों वी नो वेरी वेल, b लो और b डैश ले लो, सही है. अब b पे कौन से कोऑर्डिनेट 0 होते हैं? B पॉइंट पे कौन से कोऑर्डिनेट 0 होते हैं तो B पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट 0 होते हैं. समझ में आ रहा है बेटा? अब x 0 है दैट मीन्स क्या हो जाएगा
कि x की वैल्यू 0 कब होने वाली है वो आपकी नॉलेज में आनी चाहिए कि x जो रिलेटेड है वो cos से रिलेटेड है बेटा। x जो रिलेटेड है वो cos से रिलेटेड है। दैट मीन्स अगर cos x इक्वल टू 0, राइट, x इक्वल टू 0, सॉरी, दैट मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, राइट। दैट मीन्स x इक्वल टू cos थीटा हमने ले लिया और cos थीटा इक्वल टू 0 ले लिया। अब थीटा की हम कौन सी वैल्यू चॉइस करेंगे, थीटा की हम कौन सी वैल्यू चॉइस करेंगे? जैसे cos थीटा इक्वल 0 हो सकता है, सोचो कौन सी वैल्यू ले सकते हैं। तो आपके मन में क्लियर होना चाहिए ना भाई कि b है, b पे जितने भी एंगल आएंगे, b डैश पे जितने भी एंगल आएंगे, सारे एंगल किस फॉर्म में होंगे? तो आंसर आपका क्लियर होगा π/2 के फॉर्म में। और बच्चा आप जानते ही हो यार कि cos π/2 के किसी भी फॉर्म में 0 होता है, cos π/2 के किसी भी फॉर्म में 0 होता है। दैट मीन्स अगर थीटा की वैल्यू मैंने π/2, 3π/2, 5π/2 की कोई भी ले ली तो यहाँ पे cos की वैल्यू 0 होने वाली है। और इसका जो जनरल फॉर्म है वो क्या होता है? 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू z। तो cos के लिए सेट ऑफ जीरोस क्या होने वाला है? तो cos के लिए सेट ऑफ जीरोस होने वाला है 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू z। मीन्स कंसेप्ट क्लियर? cos x इक्वल टू 0 इज पॉसिबल व्हेन x इक्वल टू 2n + 1 π/2। तो ये आपका सेट ऑफ जीरोस हो जाएगा बेटा। सेट ऑफ जीरोस में साइन के लिए सेट ऑफ जीरोस क्लियर हो गया, कॉस के लिए 0 हो गया। अब बाकी की जो 4 फंक्शन है उसके लिए क्या होने वाला है? तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, इससे सिंपल हो ही नहीं सकता बेटा। देखो सबसे पहले लेते हैं मैं 10x ले रहा हूं कि भाई 10x इक्वल टू 0 है तो सेट ऑफ जीरोस क्या होगा? कितना सिंपल है देखो बेटा। 10x इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं? sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं, यस और नो बेटा। अब cos x को ट्रांसफर कर दिया तो sin x इक्वल टू क्या आ गया? 0। नाउ यू नो वेरी वेल जो sin का है वही tan का होगा ना अभी। तो sin x इक्वल टू 0 के लिए सेट ऑफ जीरोस क्या होता है? तो वी नो वेरी वेल x इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू z होता है। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स 10x के लिए सेट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? तो 10x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू क्या होने वाला है बेटा? n पाई सच दैट n बिलोंग्स टू z। तो ये आपका सेट ऑफ जीरोस हो गया 10 के लिए। सेम थिंग अगर मुझे कॉट के लिए चाहिए तो आपके माइंड में एक क्लियर कंसेप्ट हो चुका होगा कि cot x इक्वल टू 0 तो क्या होने वाला है? cos x अपॉन sin x इक्वल टू 0 है ना। देयर इंप्लाइज क्या होने वाला है? cos x इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? तो सेट ऑफ जीरोस क्या होने वाला है? जो cos का है वही cot का है। क्लियर हो गया? दैट मीन्स x की वैल्यू क्या होने वाली है? इज दैट क्लियर? 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू z। दैट मीन्स if cot x equal to 0 then x equal to 2n + 1 π/2 n belongs to z। अब बारी है sec की। sec x इक्वल टू 0, सेम कंसेप्ट फॉलो करते हैं भाई। sec का मतलब क्या होता है? 1/cos x इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? 1 इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? आंसर है नो। दैट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। तो सेट ऑफ जीरोस क्या होने वाला है? 5। ओके, सेम थिंग cosec x इक्वल टू 0 तो सेट ऑफ जीरोस क्या होने वाला है भाई? 5, राइट। तो फॉर ऑल 4 फंक्शन सेट ऑफ जीरोस आपके पास क्लियर होना चाहिए और हो गया होगा। नया टॉपिक है डोमेन फॉर द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, राइट। डोमेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ट्रिगो, राइट। बेटा डोमेन साइन एक्स के लिए क्या होता है बेटा? तो बहुत क्लियर है कि साइन एक्स के लिए डोमेन होता है सिंपली आर। क्या होता है बेटा? सिंपल आर। ओके,
cos x के लिए क्या होता है r, ये दोनों सिंपल है, साइन का डोमेन होता है r, cos का डोमेन होता है r। अब कंफ्यूजन कहां पे होने वाली है, तो tan में। भाई tan का डोमेन क्या होने वाला है, तो इसके लिए हमें कुछ प्रूफ चाहिए, राइट, कुछ अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि भाई tan x डोमेन कैसे फाइंड करेंगे। तो डोमेन फाइंड करना हमें आता है, हमने ऑलरेडी डोमेन का कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। कहां पे किया था, याद करो, फंक्शन में किया था, समझो। तो मैंने यहां पे लिख दिया f(x) = tan x। इज दैट क्लियर? चलो, मुझे tan का डोमेन फाइंड करना है। डोमेन ट्रिगोनोमेट्रिक में है या फंक्शन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट जो होता है ना वो सेम होता है। तो tan x की वैल्यू क्या होती है, तो tan x की वैल्यू होती है sin x अपॉन cos x। अब कंसेप्ट क्लियर है कि जो टर्म डिनोमिनेटर में होता है ना वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहां पे क्लियर है कि cos x की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अब किसी भी फंक्शन के साथ जीरो रिलेटेड किस टॉपिक में होता है, तो अभी अभी हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए हुए थे, तो उसमें था कि सेट ऑफ जीरोस। तो सेट ऑफ जीरोस का कंसेप्ट आप क्लियर कर लो। तो cos x ≠ 0 ये रिलेटेड है सेट ऑफ जीरो के साथ, तो cos and 0 निकल जाएगा, तो x इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2n + 1 π/2 आ जाएगा इन बिलोंग्स टू z। मीन्स आप सारी वैल्यू ले सकते हो x की, बट जो वैल्यू cos को 0 बनाती है वो आप नहीं ले सकते, दैट मीन्स 2n + 1 π/2। तो डोमेन क्या आने वाला है, सारी वैल्यू दैट इज r नहीं लेना है, दैट मीन्स -2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू z। इट इज द डोमेन फॉर द tan x। तो ये हो जाएगा tan का डोमेन। समझ में आ रहा है? अब जो कंसेप्ट tan में होता है ना बेटा, वही कंसेप्ट होता है sec में। sec में भी क्या होता है, 1/cos, और cos में भी सेम कंसेप्ट आएगा, cos x ≠ 0 होना चाहिए, तो डोमेन क्या हो जाएगा, सेम। तो sec का डोमेन भी यही होने वाला है, r - 2n + 1 π/2 n belongs to z। इट इज द डोमेन फॉर द sec फंक्शन, राइट। तो tan एंड sec का डोमेन क्लियर हो गया। सेम थिंग, अगर मुझे cot का डोमेन फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो अगर मुझे cot का डोमेन फाइंड करना है तो वंस अगेन f(x) = cot x लेना पड़ेगा। cot x का मीनिंग क्या होता है, तो cot x का मीनिंग होता है cos x अपॉन sin x। कंसेप्ट क्या है, द टर्म विच इज इन डिनोमिनेटर इज नेवर 0, दैट मीन्स sin x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। sin x के साथ 0 रिलेटेड कहां पे होता है, सेट ऑफ जीरोस में। तो sin 0 निकाल दो, x इज नॉट इक्वल टू आ जाएगा n/, n बिलोंग्स टू z। मीन्स आप सारी वैल्यू ले सकते हो बट n/, नहीं ले सकते, डेट इज क्या हो जाएगा, r - n/, n बिलोंग्स टू z। इट इज द सेट ऑफ जीरोस फॉर द cot x। इट इज द सेट ऑफ जीरो, सॉरी, इट इज द डोमेन फॉर द cot x। ओके, एक cot का डोमेन है r - n/, n बिलोंग्स टू z। बेटा सेम थिंग, जो पोजीशन cot के लिए होती है वही पोजीशन आएगी cosec के लिए। तो cosec का मतलब होता है 1/sin x। sin x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू n/। तो cosec का डोमेन क्या होने वाला है, r - n/, such that n belongs to z। दैट मीन्स ऑल 6 फंक्शन के डोमेन यहाँ पे क्लियर है बेटा। साइन का डोमेन r है, cos का डोमेन r है, tan का डोमेन r - 2n + 1 π/2 है, sec का डोमेन r - 2n + 1 π/2 है, cot का डोमेन r - n/, n belongs to z है, एंड cosec का डोमेन भी क्या होता है भाई, n/, r - n/, n belongs to z होता है, राइट। तो ऑल 6 फंक्शन डोमेन यहाँ पे हमारे क्लियर कर लिए। साइन ऑफ द फंक्शन टॉपिक बहुत इजी है, बस सबसे इंपॉर्टेंट बेटा साइन ऑफ द फंक्शन मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी साइन होती है वो जानना बहुत जरूरी है। अब तक आप जो पढ़े वहां पे कोई डोमेन पढ़े,
कोई जीरोस पढ़े, कोई सेट रेंज पढ़े, बट अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका यूनिट सर्कल का हार्ट, यूनिट सर्कल का हम हार्ट पढ़ रहे हैं, राइट। ये ओके बेटा, ये जो है ना यूनिट सर्कल सबको मालूम है, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा इज इक्वल टू पाई, थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 एंड वन सर्कल कंप्लीटेड 2 पाई। इज दैट क्लियर? अब बेटा देखो पी थीटा क्या होता है, तो आपको मालूम है क्या होता है यूनिट सर्कल पी थीटा? यस, ट्रिगोनोमेट्रिक पॉइंट, उसकी वैल्यू क्या होती है? एक्स एंड वाई। चलो एक्स के रिलेटेड क्या होता है? कॉस थीटा साइन थीटा। बोलो यहां पे कोई डाउट है किसी को? नहीं ना? ओके चलिए। अब बेटा पी थीटा है तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं ना, ये इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। चलो ए वैल्यू मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, तो भाई ये जो है ना यूनिट सर्कल, इसके 4 पार्ट्स है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या है? इट इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट पार्ट। ओके, थीटा इक्वल टू 0 to theta is equal to pi by 2, it is called the first quadrant. Is it clear? Okay. Then after theta equal to pi by 2 to theta equal to pi, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, राइट। तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में पी थीटा जो होता है ना, उसके लिए आप x क्या लिखोगे? आप x क्या लिखोगे? तो -x लिखोगे, और y क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यहां पे x क्या होता है भाई? नेगेटिव। सॉरी, x क्या होता है? नेगेटिव। y क्या होता है? पॉजिटिव। अब x रिलेटेड cos, y के रिलेटेड साइन ले लिया। यहां पर भी हम लिख सकते हैं x इक्वल टू पॉजिटिव cos, y इक्वल टू पॉजिटिव साइन। चलो नीचे आ जाओ, यहां से हम नीचे आ गए, समझो यहां पे। इज इट क्लियर? चलो अब यहां पे पी थीटा हम क्या लिख सकते हैं भाई? तो पी थीटा लिख सकते हैं -x -y। तो x की वैल्यू यहां पे -y लिख दी, cos की वैल्यू, y की वैल्यू भी माइनस लिख दी, साइन के लिए। समझ में आ रहा है? तो थीटा इक्वल टू पाई टू थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 2, जो थर्ड पार्ट है उसमें हमने ऐसा साइन डिसाइडेड कर दिया। इज दैट क्लियर? अब यहां पे हम और आगे जाएंगे, राइट। अब यहां पे x की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव, तो cos पॉजिटिव। y की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 2, थीटा इक्वल टू 2 पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पोजीशन होती है। यस और नो? अब ये सारी पोजीशन जो होती है ना, वो किसकी है भाई? एक्स एंड वाई की। तो यहां पे लिखता हूं x इक्वल टू कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा। तो बच्चा जानता है कि अगर y अपॉन एक्स लेंगे तो क्या आ जाएगा? टेन थीटा आ जाएगा। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं बेटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कैसा होता है? पॉजिटिव। y कैसा होता है? पॉजिटिव। तो टेन भी कैसा होगा? पॉजिटिव। बट ओबियस है, ये पॉजिटिव, दिस अपॉन दिस पॉजिटिव। चलिए यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है भाई? नेगेटिव। साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो रिजल्ट क्या जाएगा? नेगेटिव। समझ में आ रहा है? अब आ जाओ यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में, cos कैसा होता है? नेगेटिव, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओ, x कैसा होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या आ जाएगा? नेगेटिव। समझ में आ रहा है? तो कौन से क्वाड्रेंट में कौन से फंक्शन की क्या साइन है वो आप इजीली स्टडी कर सकते हो, राइट। अब जो साइन कॉस की होती है वही बच्चा किसकी होती है? सेक की होती है। जो साइन की होती है वो कॉसेक की होती है। जो टेन की होती है वो कॉट की होती है। तो आपके माइंड में इसे कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, राइट। तो ऑल द 6 फंक्शन की जो साइन होती है वो यहाँ पे हमने डिसाइड कर दी। अब क्या करना है? देखो आपको याद रखना है। कैसे रहेंगे? तो सिंपल एक स्टेटमेंट है, ऑल एस टी सी। क्या रखना है? ऑल एस
टी सी, ऑल एस टी सी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल पॉजिटिव, सेकंड में साइन एस सेकंड, मैच करो एस सेकंड एस सेकंड एस सेकंड, ओके, सेकंड साइन सेकंड साइन सेकंड साइन, साइन सेकंड में पॉजिटिव, टी थर्ड टी 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 थर्ड टी, ओके, तो 10 थर्ड में पॉजिटिव एंड फोर्थ हिंदी में हम बोलेंगे चतुर्थ, चतुर्थ दैट इज सी, सी सी मैच करो तो ऑल एस टी सी। तो चतुर्थ चरण में फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है भाई, कॉस पॉजिटिव है, राइट। तो ऑल एस टी सी। आप ऑल 6 फंक्शन के साइन ऐसे डिसाइड कर सकते हो। बेटा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, बच्चों इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके बेटा इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम अप एरो का यूज करने वाले हैं यहाँ पे, एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम डाउन एरो का यूज करने वाले हैं। इज इट क्लियर? अब बेटा इंक्रीजिंग फंक्शन स्टडी करने से पहले यूनिट सर्कल तो पढ़ना ही पड़ेगा यार। जब तक आप यूनिट सर्कल का स्टडी नहीं करोगे तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग मजा कहाँ से आएगा, है ना? ओके सही यार। बेटा ये आपका ए है, ये आपका ए डैश है, ये आपका बी और ये आपका बी डैश। इज इट क्लियर? चलिए भाई ए का वैल्यू क्या है, क्लियरली बताओ मुझे क्या होता है, 1,0। ओके ए डैश का वैल्यू क्या होता है, -1,0। बी का वैल्यू क्या होता है 0,1 एंड बी डैश का वैल्यू 0 माइनस, राइट। ओके अब इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ना है, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बेटा यहाँ पे आप क्वाड्रेंट पे नजर डालो। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड और ये आपका क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। ओके देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो x की, x यानी cos, समझ में आ रहा है? चलिए अब समझना कि ये जो वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या मूवमेंट होती है, तो 1 to 0। अब देखो यार 1 to 0, अब 1 to 0 वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसकी है, x की, राइट। तो 1 to 0 वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, सो इट इज वेरी क्लियर 1 to 0 दैट इज वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, राइट। तो यहां पे मैंने लिख दिया डिक्रीज, क्लियर। अब देखो यहाँ पे 0 to -1, देखो यहाँ पे 0 to -1 कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, तो सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू और डाउन हो रही है, आप देखो तो 0 to -1, तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू फिर से डाउन हो रही है, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू देखो -1 to 0, तो -1 to 0 थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज, तो बट ओबियस है यार कि इंक्रीज हो रही है, ओके। एंड 0 to 1 देखो यहां पे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 to 1 इंक्रीज हो रही है, राइट। तो इट इज वेरी क्लियर कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू डिक्रीज, सेकंड में डिक्रीज, थर्ड में इंक्रीज, फोर्थ में इंक्रीज। ए वैल्यू x की है। अब बेटा बताओ x के रिलेटेड क्या होता है, कॉस या साइन, तो कॉस होता है। दैट मीन्स ये कॉस की वैल्यू है, मीन्स कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीज हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में इंक्रीज हो रहा है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो ये आपका इंक्रीजिंग हो गया, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस इंक्रीजिंग फंक्शन एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। तो ये आप समझ सकते हो बहुत क्लियरली, राइट। कुछ हार्ड टॉपिक है नहीं, सेम। अब y की वैल्यू पे हमारी दृष्टि डालते हैं, यस और नो, y की वैल्यू पे हमारी दृष्टि डालते हैं। चलिए तो y फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या मूवमेंट कर रहा है, देखो तो क्या मूवमेंट कर रहा है, तो y मूवमेंट कर रहा है 0 to 1 पे, राइट। तो y का मूवमेंट है 0 to 1। भाई ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है,
तो बट ऑब्वियस है यार ये इंक्रीज हो रहा है। भाई कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। सही है ना? ओके, नाउ यहाँ पे आओ, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? 1 to 0। सिर्फ y देखो और किसी को मत देखो, सिर्फ y को देखो। 1 to 0, तो ये 1 to 0। भाई डाउन है कि है? डाउन है कि अप है? डाउन है, इट मीन्स डिक्रीज हो रहा है। यस, डिक्रीज होएगा। ओके, कौन से क्वाड्रेंट में? तो सेकंड क्वाड्रेंट में, राइट। अब फिर से यहाँ पे देखो 0 to -1 हो रहा है। देखो यहाँ पे 0 to -1, तो 0 to -1 हो रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में हो रहा है भाई? थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर से तो डिक्रीज हो रहा है, यस और नो। अब यहाँ पे देखो -1 to 0, तो -1 to 0 क्या हो रहा है भाई? इंक्रीज हो रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में हो रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में हो रहा है। अब भाई ये सारी वैल्यू y की है। y किस फंक्शन से रिलेटेड होता है? साइन से रिलेटेड होता है। तो साइन क्या डेफिनेशन यहाँ पे क्या हो गया? y इक्वल टू साइन। चलो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या है? इंक्रीजिंग। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है? डिक्रीजिंग। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है? डिक्रीजिंग। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या है? इंक्रीजिंग। तो बहुत क्लियर है भाई कि यहाँ पे S14 हम याद रख सकते हैं कि साइन 14 मीन फर्स्ट एंड फोर्थ में इंक्रीजिंग है, एंड कॉस 3-4 थर्ड 4 में इंक्रीजिंग है। आप ऐसे याद रख सकते हो, साइन फर्स्ट एंड 4 में इंक्रीजिंग है, कॉस 3 and 4 में इंक्रीजिंग है। तो मेरा कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है वो क्लियरली यहाँ पे हम स्टडी कर सकते हैं कि साइन और कॉस के लिए। अब क्वेश्चन आएगा भाई सेक और कॉसेक का क्या होगा? भाई क्या याद रखना है यार, सेक और कॉसेक तो सिंपल है दोस्त। सेक में क्या होता है समझो, कॉस का पढ़ लिया तो सेक का आ गया, और साइन का पढ़ लिया तो कॉसेक का आ गया, राइट। बस आपको कुछ नहीं करना है, उल्टा पुल्टा करना है। क्या करना है? उल्टा पुल्टा। मीन्स अगर कॉस इंक्रीज है तो सेक डिक्रीज, कॉस इंक्रीज है तो सेक डिक्रीज। समझ में आ रहा है? कॉस डिक्रीज है तो सेक इंक्रीज। तो एक सिंपल है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज। इतना सिंपल है, राइट। कोई ज़्यादा लॉजिक दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपल लॉजिक है यहाँ पे। ओके, ये साइन का कॉसेक के अगर ये इंक्रीज है तो ये डिक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज। सिंपल स्टडी कर सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग। अब क्वेश्चन आएगा tan एंड cot के लिए। tan का क्या होने वाला है? सोचना ही नहीं है। tan और cot का तो सोचो ही मत। सिंपल स्टेटमेंट, tan is increasing in all quadrant, tan is an increasing in all quadrant, right, and cot is decreasing in all quadrant। सिंपल स्टेटमेंट है। tan is increasing in all quadrant, cot is decreasing in all quadrant। इतना इजी कंसेप्ट है। इन विच क्वाड्रेंट which function is increasing and decreasing, it is very clear, right? But it is the position of the sin and cos function या tan function in which quadrant increasing and which quadrant decreasing, but it is not definition। बच्चों, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ये जानना जरूरी है कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग होता है, कौन से क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग होता है। बट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ये बात काम में नहीं आएगी, इसके डेफिनेशन का स्टडी करना पड़ता है। तो अब हम देख रहे हैं इसका डेफिनेशन, आप ये देख सकते हो बेटा। अब उसका डेफिनेशन स्टडी करना पड़ेगा। जब तक हम डेफिनेशन स्टडी नहीं करते ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, तब तक आपको क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम होने वाली है, राइट। तो बेटा सिंपल हमने क्या स्टडी किया, आप समझो कि हमने यूनिट सर्कल में ये स्टडी किया कि भाई एक्चुअली क्या होता है। समझो ये 1 और 0, ये आपका 0 and 1 है, राइट। एक्चुअली होता क्या है कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है या वैल्यू इंक्रीज हो रही है, राइट। बट हम बोलते क्या है,
हम बोलते क्या है कि कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है ना। चलो एक्चुअली इम्पैक्ट कहाँ पे आ रही है, वैल्यू पे, वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है, बस यही कंसेप्ट का हमें यूज करना है। तो सिंपली है मेरा कोई भी फंक्शन अगर f फ्रॉम a टू b फंक्शन है मेरे पास एंड एवरी x1 कमा x2 बिलोंग्स टू a, समझ में आ रहा है, एवरी x1 कमा x2 बिलोंग्स टू a, if x1 greater than x2, x1 greater than x2, that double implies fx1 greater than fx2, or x1 less than x2, that double implies fx1 less than fx2, right? It is called increasing function. समझना, हाँ भाई 2 मिनट, ओके। इसको रिमेंबर कैसे करेंगे, तो सिंपल, तो इसको ऐसे याद रखना है, which inequality between value, समझना, which inequality between value, same inequality between function, which inequality between value, same inequality between function, it is called increasing function, which inequality between value, same inequality between function, it is called increasing function, right? तो माइंड में क्लियर कर लो कि जो इनइक्वालिटी यहाँ पे है वही यहाँ पे है, ओके। उसका रिवर्स B सही है, which inequality between function, same inequality between value, तो भी इंक्रीजिंग ही होता है, राइट। सेम थिंग, इफ x1 greater than x2, that double implies fx1 less than fx2, या x1 less than x2, that double implies fx1 greater than fx2, it is called decreasing function, it is called decreasing function, which inequality between value, opposite inequality between function, which inequality between value, opposite inequality between function, it is called decreasing function, it is called decreasing function. सेम डेफिनेशन है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वैल्यू फंक्शन वैल्यू, किसी का भी आप यूज कर सकते हो, एंड इट इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग।